Hello dear aspirants. So episode 1, how to do with the money. Episode 2, monetary policy and banking system. Episode 3, especially focused on how to revise. Okay, how to revise. Right. So this revision session may be of 20 minutes. Don't bother about that. 20 मिनट का भी होगा तो परेशान नहीं होना है. बस आज सीख लीजिए कि चीज़ों को कंसोलिडेट करके स्टेबल माइंड कैसे किया जाता है. ठीक है. तो पहले राउंड में हमने क्या किया था, चैप्टर को समझा. दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस क्या होता है और कैसे उसको यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड ऑफ एग्जाम कैसे एड्रेस होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कई बार सारे स्टेटमेंट्स को देखकर अपना बेस ऑफ नॉलेज तैयार नहीं किया जाता है. दूसरा चीज, टेम्परामेंट फॉर लॉजिकल थिंकिंग. फाइन, ये चीजें हम लोग कर चुके हैं. तो आज के इस रिवीजन लेक्चर में व्हाट आई एम गोना डू इज कि इसको हम कैसे रिफाइन करते हैं अपने आप में, और ये रिवीजन कैसे फिर हमारा लॉन्ग लास्टिंग बनता है. ठीक है, चलिए. तो लेट्स से हम लोग मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर रहे थे, आप लोग जो भी कर रहे हो. तो हमारा पहला जो पार्ट था वो था मनी से रिलेटेड. राइट. तो आप क्या कीजिए, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, पूरा एक्सरसाइज कर लिया माइंडसेट मेकिंग का. अब एक रफ पेपर लीजिए. ठीक है, और ट्राई टू रिकॉल ऑल वर्ड्स, ऑल सब हेडिंग्स विच यू लर्नड इन दैट चैप्टर. ध्यान से सुनिए इस चीज को. लेट्स से यू रिकॉल्ड कि एक मैंने पेपर मनी कुछ पढ़ा था, मनी का इवोल्यूशन. हिस्ट्री में हिस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना ठीक है कि पहले सिक्के मतलब कहीं पत्थर पे था, फिर कॉइन्स चले, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, क्रिप्टो करेंसी, एक इवोल्यूशन ऐसे हुआ. ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने दूसरा वर्ड लिखा कि मनी में जब हमने पेपर मनी पढ़ा था तो एक वर्ड वहां पर मैंने देखा था, फिएट मनी. अब रिकॉल करने की कोशिश कीजिए फिएट क्या था. आपको याद आएगा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इट वाज वेरी हिट टर्म, क्योंकि लीगल टेंडर, मोदी जी आए शाम को बोला आज से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 500,000 के नोट. तो लीगल टेंडर, फिएट मनी, ये क्या है. डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत हिट टॉपिक था, इसलिए वहां से क्वेश्चंस बने थे. अभी केवल एक अवेयरनेस के लिए मुझे इतना पता होना चाहिए कि यार सरकार का पैसा है या मतलब कोई ऐसे ही प्राइवेट वाले ने किसी ने छाप दिया है. ठीक है भाई, लिखा है ना, मैं धारक को, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, मैं धारक को इतना रुपए देने की वो वचन देता हूं, तो लीगल है ना वो चीज. कोई आपको मना नहीं कर सकता ना, मैं ये 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा. चलिए, ऐसे अपने आप को समझाइए, अपने आप से बात कीजिए. ठीक है, लीगल टेंडर हो गया. सिक्के वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था. अब आपने सिंपल वर्ड रिकॉल किया, कॉइनेज एक्ट. अच्छा, कॉइनेज एक्ट क्या था, 50 पैसे के सिक्के क्यों नहीं ले सकता, क्या हो अगर एक ट्रक भर के कोई पैसा ले आए. ठीक है, ऐसे ही आपने देखा कि एक नया जो नए करेंसी नोट्स आए हैं, आप बार बार उनमें सुनते रहते हैं कि कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं विजुअली, जो मतलब जिनको दिख नहीं सकता उन लोगों के लिए उन पर कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं. तो अब ये नहीं है कि क्या फीचर है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कौन सी कंपनी ने कौन सा इंक उसके ऊपर यूज किया है. नॉट लाइक दैट. थिंग इज कि उसका क्या फीचर है, विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए जो नए नोट्स में क्या फीचर डाले गए हैं. ठीक है, चलिए. अब ये जब पेपर मनी की बात हो गई, इतने टर्म अपने पास हैं. फर्स्ट जब आप पेपर लेकर बैठे हैं, रफ पेपर, और इतने टर्म्स लिखे, इनका आपने जनरल मीनिंग रिकॉल किया. ठीक है, इस रिकॉलिंग का रिजल्ट पता क्या होगा. सेम रिकॉलिंग आप एक दिन बाद फिर कीजिए बैठ के, और इतना केवल टीचर पर विश्वास कर लीजिए कि अगर आपने 2 से 3 बार ये रिकॉलिंग एक्सरसाइज कर ली, आपका दिमाग कभी इस चीज पे नहीं जाएगा कि गिवन क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस के बारे में मुझे ज्ञान है कि नहीं है. आपका दिमाग इस पर जाएगा कि मेरा वाला कहां है.
जो ज्ञान मुझे है उससे कौन सा ऑप्शन हिट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग अंडर द स्काई इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। चलिए, जब मनी की बात हो गई, ऐसे ही आप दूसरा मेंटल एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं ना मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा, मनी है तो बैंकिंग सिस्टम होगा, बैंकिंग सिस्टम है तो वो बैंकिंग सिस्टम, अब हम जैसे लेस कैश, आपने यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की बात की, लेस कैश की बात हो रही है, तो डिजिटल पेमेंट्स होंगे, डिजिटल पेमेंट्स होंगे तो यार चलो ठीक है, एटीएम कार्ड्स तक तो ठीक था, क्या एटीएम कार्ड का भी कोई ऐसा फॉर्म बनाया जा सकता है जिससे एटीएम कार्ड यूज करने की जरूरत ना पड़े? तो आपने याद आया कि यार ईएमबी कार्ड्स पे कुछ बात हो रही थी वहां पर, ठीक है, या चिप वाले कार्ड्स, कैसे इनको हाई टेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया जाए, ये एक अवेयरनेस है ना आपकी। अब डिजिटल पेमेंट आप आए तो बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ प्राइवेट हैं कुछ, तो इनका जो सिस्टम है वो कुछ ना कुछ किसी बेस पर काम करता होगा, कोई एक मैकेनिज्म होगा। तो वहां पर आपको एक टर्म याद आएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। आपने रिकॉल करने की कोशिश की कि मैंने यार नोट्स में पढ़ा तो था लेकिन रिकॉल नहीं आ रहा है, वापस से जाके फिर से देखिए उसको, अगले दिन फिर यही एक्सरसाइज कीजिए, 3-4 बार ये एक्सरसाइज करते करते, पहले दिन अगर आपको 10 मिनट लगा होगा इसमें, तो अगले दिन आपको 7 मिनट्स लगेंगे, और 4-5 बार करने के बाद आप 2-2 मिनट में ये सारी एक्सरसाइज को विजुअलाइज कर ले जाएंगे कि अच्छा बैंकिंग में मैंने किन किन सब हेडिंग्स पे काम किया था, उनका क्या मतलब था। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे सर ये तो मैं करता ही हूं, आप करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, उनको क्रेडिबिलिटी, उनका जो वैलिडिटी है वो आपको एक फर्दर इंप्रूवमेंट की ओर ले जाने की पूरी मादा रखता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म की जब बात आएगी तो डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। अच्छा, मनी के मेजरमेंट क्या है भाई, कितनी मनी मार्केट में है, कौन सी ऐसी मनी है जो नैरो मनी है, कौन सी ब्रॉड मनी है। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में आपने एक अपना अकाउंट खोला हुआ है, वहां बहुत कम मतलब मनी फ्लक्चुएशन होता है, मनी सर्कुलेशन। वही प्राइवेट बैंक में जो आपके सेविंग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स है, वहां आपका फ्लो ज्यादा रहता है। तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पता रहना चाहिए ना हमें। चलिए, उनके मेजर्स। सिमिलरली अब ये जो मैंने कहा, एक बैंक से दूसरे बैंक में इंटरऑपरेबिलिटी कोई टर्म आपको आया, तो विदाउट थिंकिंग कि इंटरऑपरेबिलिटी में मैंने क्या रट्टा मारा है, एक कॉमन सेंस लगाइए कि इतने सारे बैंक्स, अलग अलग बॉडीज के अलग अलग ओनर्स, अलग अलग उनके मालिक हैं, कैसे काम करता होगा, इंटरऑपरेबिलिटी कैसे होगा कि पेटीएम पे यूपीआई यूज हो जाए, एक कॉमन सेंस है ना। चलिए, बॉडी कौन सी होगी। अब अगर एनपीसीआई और आरबीआई इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो ये साइबर फ्रॉड्स क्यों नहीं रुक रहे हैं, और हम और ज्यादा हाईटेक क्यों नहीं होते जा रहे हैं, फिर पेपर नोट्स को बिल्कुल बंद ही क्यों ना कर दिया जाए। यू विल कम टू नो कि यार इस पर बात तो हुई होगी कभी ना कभी, आपको पता चलेगा कि यार 1991 में नरसिम्हन कमेटी, मतलब कोई और कमेटी बनी, या नंदन नीलेकणी कमेटी बनी थी, उसके बाद आरबीआई की एक कमेटी बनी। तो ये जो कमेटीज हैं, इनके जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं, आई एम सेइंग 2-3 मेजर रिकमेंडेशंस आपको याद रखने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी में आस्क क्वेश्चंस ओवर दैट। और इस पूरे चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई क्या लूप होल है एनपीसीआई में, नॉन प्रॉफिट होने से क्या दिक्कत हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कोई कमेटी बनाई है सरकार ने जिसने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दी हों। तो कोई जो ओल्ड कमेटी है और बहुत उसके मतलब महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं, तो उसके 2-3 रिकमेंडेशन याद कर लीजिए, पूरा फर्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-3 मेजर रिकमेंडेशंस याद रखेंगे तो आपको ऑप्शंस पकड़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एम आई क्लियर और नॉट सबको इस वाले पार्ट पर। अब जैसे आरबीआई की रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड की बात की थी, ये एक मेजर रिकमेंडेशन था उनका, क्योंकि वो रूरल जो बैंकिंग है उसको, उसका पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। केवल आए और स्पीच देके चले गए ऐसा हो जाएगा क्या, एक डेडिकेटेड फंड बनना चाहिए उसके लिए। हम लेस कैश इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो फोकस था इस कीवर्ड पे, लेस कैश इकोनॉमी पे।
तो लेस कैश इकोनॉमी के लिए क्या कोई रिकमेंडेशंस हैं, तो उनमें अगर कोई मेजर रिकमेंडेशन है तो हमें उसको 2-3 बार उसके मेजर रिकमेंडेशंस को रिकॉल करके एक्सरसाइज करनी चाहिए। एम आई क्लियर? चलो, इसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर किया था, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी वाले टर्म्स को मैंने बहुत अच्छे से आपको अवेयर्ड और लॉजिकल थिंकिंग। अब आप पता क्या कीजिए, जस्ट उन टर्म्स को, CRR अच्छा पढ़ा था, SLR पढ़ा था, बैंक रेट पढ़ा था, पॉलिसी कॉरिडोर, ट्राइपार्टी, रेपो, क्वालिटेटिव इंप्रूव लाइक डिसीजंस, क्वांटिटेटिव डिसीजंस, मोरल सुएशन, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कंटेम्पररी इश्यूज क्या है, मैंने कहा था मेजर शिफ्ट, क्रोनोलॉजिकल, ये आपने एक पन्ने पर लिखा। अब आप आराम से इन टर्म्स को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं यहां पर इतिहास लिखेंगे वापस से, आप इन टर्म्स को अगर आप 2-3 बार एक्सरसाइज करने के बाद ये टर्म्स रिकॉल भी आपको होने लगे अगर, देन दैट इज अ मेजर इंप्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। क्योंकि जब टर्म्स रिकॉल होंगे तब आपको समझ आएगा कि LAF क्यों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा यार, RBI करता है ना कि लिक्विडिटी अगर घटाना बढ़ाना है तो कैसे रेट्स को घटाना बढ़ाना है, ओके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कब जरूरत पड़ती होगी? अच्छा, रेपो और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? क्या बैंक रेट 2 साल वाले पे लगता है और रेपो डेली वाले पे लगता है? पहले तो ये टर्म्स आपके दिमाग में आए ना, तब तो क्वेश्चंस जनरेट होंगे, तब तो आप लॉजिकल एटीट्यूड लगाना स्टार्ट करेंगे उस पर। सिमिलरली बैंकिंग के लिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, स्ट्रक्चर, क्रोनोलॉजिकल। और क्रोनोलॉजी जैसे ही आएगी तो फिर अगर कोई कमेटी है, उसकी कोई मेजर रिकमेंडेशंस है, तो उनको आपको पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली इन टेकिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन द मेंस ऑल्सो। फाइन। वैसे बैंकिंग सिस्टम जब वर्क करता है तो इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, NPAs आएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आएगा। तो ये चीजें जो लाइज आ रही हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन या मैकेनिज्म क्या है, विदाउट गोइंग इनटू नंबर्स, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड, विदाउट गोइंग इनटू नंबर्स वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग विल वर्क। Is that clear or not? When you will try to get the things, you will come to know कि यार RBI का कंट्रोल तो है, लेकिन किन किन चीजों पर कंट्रोल है? क्या प्राइवेट बैंक अपनी मनमानी करता रहेगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे RBI कैसे कंट्रोल करता है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। अब आपने, ये तो था आपकी अवेयरनेस का प्रोग्राम। नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द UPSC इटसेल्फ। अभी मैं क्वेश्चंस पर नहीं गया था, मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम को समझना कैसे चाहिए UPSC एस्पिरेंट को, और कैसे केवल एक टर्म लिख के NPA लिख दिया, PCA लिख दिया, फिर उसके ऊपर कैसे मेंटल एक्सरसाइज करनी है आपको। अब आप उसने कहा कि RBI's रेगुलेशन वर्क ओवर ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मर्जर, बाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। उसने कहा RBI का रेगुलेशन इनमें से किस चीज पर काम करता है? अब बीइंग एन अवेयर सिटीजन, इतनी चीजें होती रहती हैं कंटेम्पररी इश्यूज में, आपने खुद ही प्रैक्टिकली और एक लॉजिकल एटीट्यूड के साथ दिखता है कि यार अगर किसी को ब्रांचेस खोलनी हैं तो भाई RBI की परमिशन चाहिए ना आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि आप केवल सारी की सारी ब्रांचेस मुंबई और दिल्ली में खोल देंगे, गांव में नहीं जाएंगे, तो फिर तो बस स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री हो गई, हो गया आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेरी बात कन्वे हो पा रही है या नहीं? सो एक तरीका ये हो सकता था, मैं लिखता, एक लिस्ट बनाता RBI's रेगुलेशन, और 72 तरीके के आपको रेगुलेशंस बता देता, और आप उसको सुबह से आंखें बंद करके छत पे टहल टहल के पूरा रट्टा लगा रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लॉजिकली ये सोचना है कि RBI का रेगुलेशन का पर्पस क्या है, और उस पर्पस में, और कंटेम्पररी जो आप डेली लाइफ जीते हैं, घटनाएं अगर कुछ हो रही हैं तो उन पर अगर आपकी नजर है तो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाए बिना ही आपका लॉजिकली आप करेक्ट कर सकते हैं चीजों को कि 1 2 3 4 चारों रखेगा या किस पर रहेगा।
So today I tried to cover up the episode 1 and episode 2 कि how to revise. Now it's your turn कि daily first day you will give 10 minutes to it, second day 5 minutes में हो जाएगा, डैम श्योर 5 to 6 में. उसके बाद 2-2 4-4 दिन के गैप पर जस्ट बैठे हैं, कहीं भी चाय की टपरी पर बैठे हैं, सोचिए अच्छा मनी वाले में क्या क्या था, मनी इवोल्यूशन था, अच्छा EMB किस में यूज हुआ था, इंटरऑपरेबिलिटी क्यों हुआ, कोर बैंकिंग क्यों आया, अच्छा RBI ने एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड क्यों रिकमेंड किया, क्या प्रॉब्लम था यार, RBI इतना रेगुलेट करता है हर चीज को, क्या मैं चाहूं तो ICICI अपनी एक बैंक नहीं बना सकता हूं, तो उसमें RBI से कैसे क्या होगा. अब ऐसा नहीं है कि मैं जाके वहां पर लाइसेंस चेक करने लगूंगा, फैक्ट्स फिगर्स में नहीं. So this is how you can cover your economy का this वाला pillar. This is how if you are in the habit of revising the things, तो after 4 to 5 cycles you will feel कि यार अब मेरे को logical understanding आ गई है, अब मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है. क्लियर है अभी. रिवीजन तो 2 बार इसका रिवीजन करने के बाद आपका टास्क मैं दे रहा हूं आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के. ओके. और जो चीजें हमने की है, जो रिवीजन से सीखा है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, या इसका कोई कोचिंग का सेक्शनल टेस्ट का ये है, मतलब चैप्टर वाइज कई क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप कीजिए. बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 नहीं, कुछ 4-5-10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और अपनी चीज़ों को वैलिडेट करने की कोशिश कीजिए, अपने नॉलेज के बेस पर ऑप्शन पिक करने की कोशिश कीजिए. गेटिंग. सो दिस इज माइंड सेट मेकिंग फॉर यू फॉर रिवीजन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं लेकर आऊंगा. इसके बाद हम लोग बजट सेक्शन करेंगे. ओके. बजट और बैंकिंग को मिलाकर एक सेशन रखूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. और अगर आपको अलग अलग रखना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे कैसे मूव करना है. बता तुम कुछ भी दो, करेगा तो मास्टर भाई. चलिए एनीवेज, नहीं आई लिसन टू यू गाइस, है ना. तो माइंडसेट मेकिंग मैं थोड़ा अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूं. इफ एनी सजेशंस आर देयर डू लेट मी नो. रिवीजन टूल मैंने आपको बता दिया. विल मीट फॉर द नेक्स्ट माइंडसेट मेकर्स फॉर बजट. ओके. सेबी मार्केट और इंश्योरेंस में मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ जनरल टर्म्स सेबी मार्केट स्टॉक्स के पता चलने चाहिए शेयर के. बैंकिंग वाले में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन पर नजर बनाए रखिए. गवर्नमेंट स्कीम के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग से एक लेक्चर लिया जाएगा. ओके. गुड लक.